नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनईजी कोचिंग क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में क्या देखा था हमने? पिछली वीडियो में हमारा जो अध्याय था कंप्लीट हो गया था। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ज्यादातर क्या लोग है कि वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। तो हम चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या था पिछले अध्याय में, क्या देखा था हमने? जो जीव जगत था उसके बारे में हमने पूरा वर्गीकरण किया था। और अब की बार पढ़ने वाले हैं हम क्या? अध्याय 3। वनस्पति जगत, या फिर इसको प्लांटी, ठीक है, प्लांटी बोलते हैं। तो इस वनस्पति जगत में क्या आएगा? जितने भी पादप आएंगे इस पृथ्वी पर, उन सभी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे जो पादप है, पादपों के वर्गीकरण का आधार, यानी जो पादप है उसको सबसे पहले वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से आधार पर किया गया, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा कृत्रिम वर्गीकरण, इसके बाद आ जाएगा प्राकृतिक वर्गीकरण, इसके बाद आ जाएगा जातिवृत्तीय, जातिवृत्तीय वर्गीकरण, इसके बाद आ जाएगा कोशिकीय वर्गीकरण, इसके बाद संख्यात्मक वर्गीकरण, और इसके बाद आ जाएगा लास्ट है जो रासायनिक वर्गीकरण। अब देखिए, ये जो वर्गीकरण है, सबसे पहले कृत्रिम वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या किसने किया था, ठीक है। जो कृत्रिम वर्गीकरण है उसको क्या है? कृत्रिम वर्गीकरण को बाहरी संरचना, यानी पौधे की बाहरी संरचना के आधार पर क्या है, देखकर इसको बस बता दिया गया था कि ये इसका इस प्रकार से वर्गीकरण होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? प्राकृतिक वर्गीकरण। जो प्राकृतिक वर्गीकरण है इसमें क्या आएगा? इस प्राकृतिक वर्गीकरण में क्या? बाहरी संरचना तथा आंतरिक संरचना दोनों को देखा गया। और बाहरी संरचना में क्या क्या? जैसे फूल का आकार हो गया, रंग हो गया, पत्ती का आकार हो गया, ये तो बाहरी में आ गया, ठीक है। और जो प्राकृतिक वर्गीकरण है इसमें बाहरी और आंतरिक दोनों है। और इसमें क्या है? भ्रूणीय संरचना के आधार पर भी। इसको सबसे पहले किसने किया था? बेंथम व हुकर, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में क्या प्राकृतिक वर्गीकरण दिया था। इसके बाद में आ जाएगा हमारा जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण है। जो जातिवृत्तीय वर्गीकरण है क्या है इसमें? यानी जो पुरानी जातियां हैं, यानी जो उसके पुराने पूर्वज है उस जाति के, उसके बारे में क्या देखेंगे। अब जो क्या है जाति, इसमें क्या है? जो पूर्वजीय जातियां हैं, यानी ये किस जाति से आए हैं, किस पुरानी जाति से इसको मतलब वर्गीकरण किया गया था पहले। इसके संबंध देखते हैं कि ये कौन सी जाति से, इसके बाद इसका वर्गीकरण किया जाता है। ये पूर्वजीय जाति यानी पुरानी जातियों को मिलाकर देखा जाता है कि इसमें क्या क्या आएंगे। इसके बाद में कोशिकीय, कोशिकीय में सामान्य स्पष्ट है कि इसके आंतरिक कोशिका को देखा जाता है कि कहां पर ये मिलते हैं,
इसमें सामान्य क्या है, कोशिका की संरचना के आधार पर वर्गीकरण, कोशिका की संरचना देखी जाती है और उसके आधार पर इसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। नेक्स्ट का है संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण क्या है, ये कंप्यूटरीकृत यानी कंप्यूटराइज क्या है, एक टेक्निक है। इसमें क्या है, कंप्यूटरीकरण होता है। इसमें जो हम पौधे लेते हैं उसका क्या है, सबसे पहले इसकी जो अलग अलग गुण होते हैं उसकी संख्या दर्ज की जाती है, उसके बाद इसको कंप्यूटरीकृत कर दिया जाता है, इसके अंदर सामान्य आ जाता है। और जो रासायनिक वर्गीकरण होता है, अब इस रासायनिक वर्गीकरण में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र होंगे, गुणसूत्र की संख्या के आधार पर इसकी सामान्य वर्गीकरण किया जाता है। तो ये इतने प्रकार के क्या है, वर्गीकरण के आधार हैं। ये सभी वर्गीकरण के आधार हैं पौधों को वर्गीकृत करने के लिए। सबसे पहले इसमें क्या क्या है ये सभी बताया गया, कृत्रिम, प्राकृतिक, जातिवृत्तीय, कोशिकीय वर्गीकरण, संख्यात्मक वर्गीकरण और लास्ट में क्या था अपना रासायनिक वर्गीकरण। तो ये सभी इसके प्रकार आ गए हैं, वर्गीकरण के आधार आ गए हैं। और नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, जो वनस्पति जगत है उसको क्या है, कितने भागों में बांटा गया है। उसको बांटा गया है, सबसे पहले आएगा शैवाल, शैवाल या इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। फिर आ जाएगा ब्रायोफाइटा, फिर आ जाएगा टेरिडोफाइटा, इसके बाद में आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, फिर आ जाएगा एंजियोस्पर्म। अब देखिए, मतलब जो पादप किंगडम है उसको क्या है, इन इतने इतने भागों में बांटा गया है अलग अलग। ये इतने टाइप होते हैं इसके वर्गीकरण के। हम किसके आधार पर चल रहे हैं, हम आर एच वेइटेकर ने जो वर्गीकरण किया था उसी के आधार पर देख रहे हैं। तो जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा हो गया और ये ब्रायोफाइटा हो गया, और टेरिडोफाइटा और ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, ये तो होंगे जलीय, और ये जो होगा ये जलीय तथा स्थलीय दोनों ही होगा। ये दोनों बाकी क्या है, ये स्थलीय है। अब क्या है, ये आते हैं निम्न वर्गीय पादपों में। निम्न वर्गीय पादप, और ये आएंगे उच्च वर्गीय पादप में। तो ये निम्न में आएंगे और ये उच्च में आएंगे। तो जैसा कि जो शैवाल और ब्रायोफाइटा है, क्या ये ऐसे तो पौधे जैसे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो थैलोफाइटा है नाम से स्पष्ट है कि एक थैलेनुमा संरचना होती है, यानी सिर्फ थैलस होता है, इसके अंदर हम जड़ तना पत्ती में विभेद नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले शैवाल के बारे में देखेंगे, थैलोफाइटा के बारे में। अब आ जाएगा हमारा शैवाल। अब जो शैवाल है, जो शैवाल क्या होगा इसमें, यानी ये क्या है, थैलेनुमा संरचना होती है। तो ये जो थैलेनुमा संरचना है इसमें हम ना तो जड़ का पता लगा पाएंगे, ना पत्तियों का, और ना ही अन्य भागों का, ठीक है। बस ये सिर्फ थैलेनुमा संरचना होती है, ऐसे ऐसे मान लो।
हम इसमें क्या है, जड़ तना पत्ती का विभेद नहीं कर सकते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थैलोफाइटा। इसलिए इसको थैलोफाइटा बोलते हैं। और जो शैवाल है सामान्य तौर पर जलीय होते हैं, यानी जलीय होंगे, ज्यादातर जो भी है सारे शैवाल जल में पाए जाते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये क्या क्या कैसे कैसे प्रकार में पाए जाते हैं। लवणीय या नमक युक्त पत्थरों पर, जल में भी पाए जाएंगे और सहजीवी रूप में भी पाए जाएंगे, या किसी जीव के ऊपर, यानी ये इस प्रकार से पाए जाते हैं। लवणीय पत्थरों यानी जो भी पत्थर होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, और जो जलीय होंगे वो जल में पाए जाएंगे। सहजीवी यानी लाइकेन इसमें आएगा। लाइकेन में क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि लाइकेन क्या है, शैवाल और जो कवक है ना उसका सहजीवी संगठन है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइकेन। और जीव के ऊपर यानी एक स्लोथ या रीछ होता है जिसके ऊपर क्या है, जिसकी पीठ पर ये शैवाल उग जाते हैं, उनके ऊपर पाए जाते हैं। तो हमने इसके जलीय यानी पाए जाते हैं इसके बारे में देख लिया। अब देखते हैं कि इनका क्या है, जनन किस प्रकार से होता है। अब इसके जनन में क्या होगा, जनन में भी कई कई प्रकार होते हैं, जैसे लैंगिक, लैंगिक हो गया, अलैंगिक हो गया, और ज्यादातर लैंगिक और अलैंगिक या फिर ऐसे कोशिका विभाजन हो सकता है इसमें, जो भी इसी के अंदर आता है। अब जो अलैंगिक में क्या है, अलैंगिक में तो क्या होगा इसके अंदर कि कोई शैवाल का पार्ट अलग हो गया तो क्या है, नया शैवाल बन जाएगा, इस प्रकार से नया शैवाल बन गया। और लैंगिक में क्या होगा, लैंगिक में इसके अंदर एक जूस्पोर बनता है। जूस्पोर बोले तो इस प्रकार से कसाबिका युक्त या कसाबिका विहीन एक जूस्पोर होता है, चल बीजाणु बोलते हैं जिसको, जो कि क्या है, जनन में भाग लेता है। तो इसके अंदर क्या होगा, जनन में भी कई टाइप होते हैं, हम देखते हैं समयुग्मजी और विषमयुग्मजी, ठीक है। अब क्या है, समयुग्मकी होता है, सॉरी, समयुग और विषम अब युग्मकी होंगे ना, उसमें क्या होगा देखिए, जो इसमें क्या होंगे, इसमें जो नर और मादा युग्मक हैं वो समान माप के होंगे, इसमें एक चल होगा और एक अचल होगा, या फिर इन दोनों में से कोई भी चल न हो सकता हो, ठीक है, दोनों अचल हो, तो ये दोनों क्या आएंगे, ये समयुग्मकी के अंदर आ जाएंगे। यानी एक के अंदर होगी कसाबिकाएं जो कि इसको चलने में मदद करेगी, ये ज्यादातर क्या है, नर युग्मक में ही पाई जाती है, और मादा युग्मक क्या होता है, एक जगह पर स्थिर रहता है, या फिर इन दोनों में किसी के पास भी क्या है, कसाबिका नहीं हो सकती। और विषम में क्या होता है कि नर युग्मक क्या होगा, छोटा होगा, चल होगा, और मादा युग्मक क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये विषम युग्मकी के अंदर आ जाता है। बाकी ये किस किस में पाया जाता है, ये आ जाएगा आपके यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स हो गया, और ये आ जाएगा स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा, और ये वोल्वोक्स हो गया। तो ये समयुग्मकी और विषम युग्मकी, ये क्या है, ये यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा और वोल्वोक्स ये इसमें आ जाते हैं। और शैवाल के बारे में अगर और बात करें तो ये शैवाल क्या है, शैवाल विभिन्न प्रकार के होते हैं, है तो थैलीनुमा संरचना, लेकिन ये विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर। तो कुछ शैवाल क्या होते हैं, तंतुमय होते हैं, तंतुमय के अंदर क्या आ जाएगा, यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, और एक और आता है स्पाइरोगायरा। अब यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा क्या है, ये तंतुनुमा होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से होंगे।
और कुछ बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, जैसे केल्प। क्या है ये? समुद्र का सबसे बड़ा क्या है? शैवाल होता है केल्प। इस वर्गीकरण के जरिए सबसे बड़ा केल्प होगा। बाकी बहुत सारे हैं, जैसे जिलेडियम हो गया, जिलेडियम, और स्पाइरो वगैरह देख लिया, वोल्वोक्स हो गया। ये इस प्रकार से ये सभी आ जाएंगे इसके अंदर। तो बड़े और छोटे हर प्रकार के पाए जाते हैं। और जो अलैंगिक जनन में हमने और देखा था, क्या इसके अंदर क्या है? इस प्रकार से क्या बर्ड्स बन जाते हैं यहाँ पर, और ये बर्ड्स क्या है? अलग होकर क्या है? एक और नया पादप या फिर ये शैवाल बना लेते हैं। क्या है ये? भी क्या है? एक विखंडन या फिर बोल सकते हैं अलैंगिक जनन में आ जाता है। ये जनन का ही एक पार्ट है। तो हम लाभ या इसके बारे में देखें, शैवाल के बारे में। हमने अब शैवाल के बारे में देख लिया, और शैवाल है ना, इनको क्या है? अलग अलग और वर्गीकृत जो किया जाता है। देखिए, हमने शैवाल को तो देख लिया है, शैवाल में क्या आएगा। और अब शैवाल के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इसके लाभ क्या हैं। अब अगर लाभ देखे जाएं तो लाभ क्या होंगे? सबसे पहले ये क्या है? जो वातावरण है ना, वातावरण का लगभग आधा CO2 स्थिरीकरण करते हैं। यानी जो भी इस पृथ्वी पर पाया जाता है उसका लगभग आधा CO2 क्या करते हैं? स्थिरीकरण करके देते हैं। यानी पादपों से भी ज्यादा क्या है? ये लाभदायक है और अधिक O2 बनाते हैं। इसके बाद क्या है? ये भोजन के रूप में भी काम आते हैं। और क्या है? ये सबसे पहले समुद्र के, तो हमने क्या है? शैवाल के बारे में जो क्या है इसका जनन देख लिया है। अब क्या है? शैवाल के महत्व देखते हैं। शैवाल के महत्व, यानी शैवाल क्या काम आता है हमारे सामान्य जीवन या फिर पृथ्वी के वातावरण के बारे में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है? ये समुद्र के, जो समुद्र है, प्राथमिक उत्पादक है। यानी सबसे पहले समुद्र होगा, उसके अंदर क्या है? ये प्राथमिक उत्पादक होंगे। यानी जो भी अन्य मछलियां इसको खाएगी वो अधिक ऊर्जा लेने के लिए क्या है? इनको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करेगी, इसलिए इसको प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। क्योंकि ये डायरेक्ट क्या है? प्रकाश को संश्लेषित करके अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद में क्या आएगा कि ये पृथ्वी पे CO2 का लगभग आधा भाग क्या है? स्थिरीकरण करते हैं। यानी पृथ्वी पर क्या है? CO2 का लगभग आधा भाग क्या है? स्थिरीकरण करते हैं। यानी जब प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो इनको CO2 की आवश्यकता होगी और वह CO2 ग्रहण करके O2 छोड़ेंगे। तो इससे सामान्य क्या हो जाएगा कि CO2 का स्तर कम हो जाएगा और O2 का स्तर बढ़ जाएगा। तो ये इसलिए भी काम आते हैं। और इसके क्या क्या महत्व है? और जैसे कि लेमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, और इनकी 70% जो और प्रजातियां हैं, ये क्या है? खाने के रूप में यानी भोजन के रूप में काम आती है। भोजन के रूप में काम आती है। और इसके क्या महत्व है? और जैसे लाल तथा भूरे शैवाल केरागिन का उत्पादन करते हैं, केरागिन बनाते हैं।
और ये क्या है, केराटिन भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और इसके क्या क्या लाभ है और देखते हैं इसके लाभ। शैवाल के और भी बहुत सारे महत्व होते हैं। अब जो केराटिन बनाते हैं इसके बाद में क्या क्या है, इसके बाद में जैसे ये भोजन के रूप में लिए जाते हैं, या फिर जिलेडिनम या जिलेडियम और ब्रासिलेरिया। ये क्या है, ये क्या एगार बनाते हैं, एगार। और ये क्या किस काम आते हैं, ये ज्यादातर आइसक्रीम, जेली, इनको बनाने में काम में आते हैं। आइसक्रीम, जेली या जिलेटिन के उत्पादक में काम आते हैं। और क्या है, और एक और रह गया जिसका क्या है, जो क्लोरेला है और स्पेरोलाइना, ये क्या है, ये ये अंतरिक्ष यात्री के भोजन के काम आते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री के भोजन के क्यों काम आते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, प्रचुर प्रोटीन, ठीक है। अंतरिक्ष में से भोजन तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन अपने भोजन की पूर्ति करने के लिए, अपने जो भी न्यूट्रिएंट पोषण का पूर्ति करने के लिए क्या है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसको ले जाया जाता है। इसकी गोलियां आती है जो काम में आती है। तो हमने इसके महत्व देख लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम शैवाल का वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकार के शैवाल होते हैं और किस किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। आज हमने क्या है, इसके शैवाल के महत्व पढ़ लिए हैं और हमने नॉर्मल क्या है, शैवाल के बारे में जानकारी ले ली है कि किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। और साथ में क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।